अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि आपने पेशेंट की फाइल्स किस तरह से बनानी होती हैं और उसमें हमने आधी तकरीबन फाइल कवर कर ली थी। बहुत डिटेल में मैं बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो मिस हो जाए, ठीक है। अब प्रोग्रेस नोट्स तक हमने बात कर दी थी और मैंने बताया था आपको इनमें किस किस किस्म की चीज़ें आपने कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी से और क्या क्या लिखना होता है। अब इससे अगर हम आगे जाते हैं, ठीक है, ये प्रोग्रेस नोट्स तो खत्म हो गया। अच्छा, ये पेजेस 2-3 ही होते हैं प्रोग्रेस नोट्स के, ये खत्म हो जाते हैं अक्सर और पेशेंट अभी आपके पास मौजूद होता है, तो फिर आपने क्या करना होता है कि एक एक्स्ट्रा पेज लेके अपने पास इधर बीच में अटैच कर लेना होता है और फिर उस पर लिखते जाते हैं, फिर मजीद पेजेस अटैच करते जाते हैं, मतलब परेशान नहीं होना होता। उसके बाद ये 2 पेजेस आ गए आपके पास, ठीक है। ये क्या है, नर्सिंग मेडिकेशन शीट और ये है नर्सिंग मॉनिटरिंग शीट। नर्सिंग मॉनिटरिंग शीट से तो आपका ऑलमोस्ट कोई ताल्लुक नहीं, इसमें नर्स खुद ही सारी मॉनिटरिंग इनकी होती है। नर्सिंग मेडिकेशन शीट से आपका ये ताल्लुक है कि जो मेडिसिन आपने बिल्कुल शुरू में लिखी थी, फाइल के शुरू में यहाँ पर आपने जो मेडिसिन लिखी थी इस जगह, ये नर्स ने यहाँ पर, नर्स का काम है, उसने कॉपी करनी होती है। और ये देखें, ये उन्होंने टाइम लिखा है 6 बजे, 2 बजे, शाम के 6 बजे और रात के 10 बजे, ये टाइम्स है दवाइयों के लगने के। इनमें से कुछ दवाइयाँ पेशेंट्स की जो ये QID का टाइम लिखा है उनने, ठीक है। अब हर दवाई जरूरी नहीं है QID में लगे, कुछ दवाइयाँ BD में होती हैं, कुछ OD में होती हैं। जो भी होगी वो नर्स जब यहाँ पर से दे देगी उतने बजे, तो उस दवाई का नाम पीछे लिखा होगा और आगे से ये टाइम ऐसे नर्स क्रॉस कर देगी और अपना इधर आगे स्टैंप एक जगह लगा देगी, ठीक है, डेट वगैरह टाइम सब लिख के। आपने ये मेक श्योर करनी होती है बात कि नर्स दवाइयाँ लगा रही है, क्योंकि अगर नर्स मेडिसिन नहीं लगा रही तो आपके पीछे मेडिसिन लिखने का कोई फायदा नहीं है। उसका तरीका क्या होता है कि आपने हर रोज ये नर्सिंग मेडिकेशन शीट खोलनी होती है, रिव्यू करनी होती है और जहाँ जहाँ सपोज ये पूरी जगह नर्स ने आज की डेट डाली थी, डेट इधर डालती है और दवाइयाँ आज की लिख देगी, इधर आज की डेट डालेगी और इधर लिख देगी, तो आपने इधर ऊपर अपना स्टैंप करनी होती है, इधर स्टैंप करेंगे, इधर स्टैंप करेंगे। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर ने देख लिया कि नर्स ने मेडिसिन लगा दी है, ठीक है। ये पूरा अगर लाइन फिल होगी तो इसका मतलब ये होगा कि नर्स ने मेडिसिन लगाई थी और डॉक्टर ने उसको देख लिया, और अगर कोई मेडिसिन मिस है और नर्स ने नहीं लगाई तो भी आपकी स्टैंप यहाँ पर ये बताएगी कि आपको पता है कि वो मेडिसिन मिस है, क्योंकि आप उस चीज के रिस्पॉन्सिबल है फिर। और आप फिर अगले को, जब आपको कोई सीनियर आपसे पूछेगा तो आप उसे बताएंगे वही मुझे पता था ये मेडिसिन स्टाफ ने नहीं लगाई और ये उसकी रीजन, और अगर उसकी रीजन स्टाफ की गलती है या कोई भी मसला तो आप उसको, मतलब जिसको भी है आपको उसको जिम्मेदार ठहराना है। सपोज आपको मेडिसिन मिली नहीं थी, बाहर से नहीं पेशेंट अफोर्ड कर सकता था, अंदर आ नहीं रही थी इसलिए नहीं लग सकी, या स्टाफ ने कोताही की और नहीं लगाई, तो आपने वो चीज बतानी होती है। अगर आपकी इधर स्टैंप नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि मेडिसिन जा रही है या नहीं जा रही, और ये चीज हम अक्सर भूलते हैं। अक्सर HOs को पता ही नहीं होता कि उन्हें नर्सिंग मेडिकेशन शीट के ऊपर देखना है और स्टैंप करनी है। एक स्टैंप इधर चाहिए, एक इधर चाहिए, हर रोज की एक स्टैंप चाहिए टोटल, बस इतना सा काम है यहाँ पे, ठीक है। बस हाल ही से मेक श्योर हो जाता है। अच्छा, ये है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग चार्ट। कभी कभी आप कुछ पेशेंट जिनको खासतौर पर डायबिटीज होती है उनमें हमने मॉनिटरिंग करनी होती है। ये उन्होंने बनाया हुआ बहुत अच्छा है कि जिस तरह हम कहते होते हैं ना कि मॉनिटरिंग का तरीका ये होता है कि हमेशा एक आपने करनी होती है बिफोर मील और एक आपने करनी होती है 2 आवर्स आफ्टर मील शुगर चेक। इस तरह दिन में आपने 6 दफा कम से कम शुगर चेक करनी होती है, बिफोर मील एंड 2 आवर्स आफ्टर मील, बिफोर एंड 2 आवर्स आफ्टर, ठीक है, बिफोर एंड 2 आवर्स आफ्टर। ये तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा हो नहीं रहा होता। मैक्सिमम दिन में 3 दफा ही चेक की जाती है या 4 दफा, डिपेंड करता है, लेकिन इतना ऑर्डर फॉलो नहीं भी होता। तो इसलिए अगर नहीं फॉलो हो रहा तो फिर आप बेहतर ये कि यहाँ डेट लिखें और अपना टाइम लिखते जाएं कि इतने बजे आपने चेक की थी और इतने यूनिट्स इंसुलिन लगाया, इतने बजे चेक की और इतने यूनिट्स इंसुलिन लगाया। इसको अगर नहीं फॉलो करें, अगर आप एग्जैक्टली इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, मेडिसिन में ऐसा होता है। सर्जरी में क्योंकि पेशेंट्स इतने डायबिटीज की वजह से इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं होते मोस्ट ऑफ टाइम, कभी कभी होते भी हैं हमारे पास जो फुट एम्पुटेशन के आते हैं वो डायबिटीज से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो भी चुके होते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ होते हैं जो नहीं हो रहे होते, उनमें हम फिर दिन में 3 दफा चेक कर लेते हैं। लेकिन मेडिसिन में क्योंकि पेशेंट्स में डायबिटीज की वजह से बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है तो उनमें बाकायदा ये चेक होती है बिफोर एंड 2 आवर्स आफ्टर, तो उसमें डेट और यहाँ पर प्रॉपर आपने साथ साथ लिखनी होती है, ठीक हो गया। ऊपर HbA1c लिख दें, कौन सी डेट का है वो लिख दें, नेम लिख दें, BMI जो कुछ लिखा हुआ है, तो बड़ा अच्छा चार्ट यहाँ बना हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो वाइटल साइन चार्ट है ना, हम इस पे नॉर्मली मॉनिटरिंग नहीं करते बिकॉज ये बहुत मुश्किल सा है, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ता है, तो इसको तो ये वाला ठीक है, इस पे तो हम मॉनिटरिंग नहीं करते। हमने जो पेशेंट के वाइटल्स मॉनिटरिंग करनी है तो ये नॉर्मल है, वाइटल्स ही हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह जो होते हैं, लेकिन ना इस पे इतने छोटे खाने के दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बेसिकली ग्राफ सा बनता है, इससे हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ना इस पे वाइटल साइन चार्ट करने के बजाय और एक पूरा ग्राफ बनाने के बजाय हम अलग से एक वाइटल मॉनिटरिंग शीट बना लेते हैं अपनी वाइट पेज पे, जिसपे BP, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, डेट और टाइम के साथ लिखते जाते हैं, और साथ उसके अगर कोई एक्स्ट्रा है NG फोलीज है तो उनका भी आउटपुट लिख देते हैं। मतलब इसका इतना यूज नहीं होता और इससे कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हर पेशेंट के लिए नहीं होता,
ये बेसिकली एनेस्थीसिया वालों के लिए जब उनने पेशेंट की प्री ऑप असेसमेंट करनी है, ये उनका काम है, ये आपका काम नहीं है। सेम ये जो चला गया है, ठीक है, ये सारा का सारा एनेस्थीसिया वालों का काम है, इसमें आपका कोई काम नहीं है। ये जो ऑपरेशन करना होता है ना जिनका, उनके लिए होता है, ये सारा एनेस्थीसिया वालों का है। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, इसमें आपका कोई काम नहीं है। जो हमारी इजाजत वाला है ना, ये एक है छोटा सा जो बना हुआ है, जिसमें तारीख है, वक्त है और डॉक्टर का नाम और सिग्नेचर और पीएमसी नंबर है जिसने पेशेंट से इजाजत ली है ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है। ये आपका काम होता है, लेकिन हम इजाजतनामा नॉर्मली इस तरह से नहीं लिखते। हमारा कॉन्सेंट फॉर्म हैंड रिटन होता है जिसमें हम बाकायदा तौर पर लिखते हैं कि हमें बता मरीज को अगर ये बीमारी है, ये ऑपरेशन होना है उसका, उसमें इतनी रिस्क हैं, ये पेचीदगी हो सकती है, और फिर हम वो साइन कराते हैं। इसको हम नॉर्मली नहीं साइन कराते होते, ठीक है। जो प्री ऑप ऑर्डर्स हैं ये भी इतने ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती अक्सर, मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, इनका भी कोई खास रोल नहीं होता। ये अब आगे इंपॉर्टेंट बात सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑपरेशन नोट्स एंड पोस्ट ऑप ऑर्डर्स। जब आप किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो यहाँ पर सारे ऑपरेशन नोट्स डाले जाते हैं, लेकिन ये एचओ नहीं डालता। मजे की बात यह है कि यहाँ पर हाउस ऑफिसर का कोई काम नहीं है, ये सारा काम पीजी का है। पीजी या फिर जो भी एसआर सर्जरी करेगा, ऑपरेशन क्या हुआ था, डेट टाइम कौन था, सर्जन और असिस्टेंट कौन था, एनेस्थेटिस्ट कौन था, इंसिजन कौन सी दी गई, प्री ऑप फाइंडिंग्स क्या थी, प्रोसीजर क्या था, फिर ब्लड लॉस कितना हुआ, जो कुछ भी आए ना सब पीजी या एसआर जो सर्जरी करता है वो फिल करता है। एंड सेम गोज फॉर पोस्ट ऑप ऑर्डर्स। यहाँ पर हाउस ऑफिसर का काम ये है कि जब एक पेशेंट सर्जरी के बाद उसके पास आता है तो उसने ये सारी चीजें यहाँ से देखनी होती हैं। यहाँ पर पेशेंट का लिखा होता है उनने कि एनपीओ कितनी देर तक रखना है, कितनी देर तक उसको कुछ खाने पीने के लिए नहीं देना, उसको कौन से फ्लूइड्स जाएंगे, कौन सी दवाइयां जाएंगी, कौन से पेन किलर जाएंगे, और कोई खास बात जो उस पेशेंट की हो सके। कुछ पेशेंट्स के लिए खास बात होती है कि उनको प्रॉप अप जल्दी करना है, कुछ पेशेंट्स की खास बात होती है कि उनको हमने एनजी आउट नहीं करनी, कुछ की होती है कि एनजी आउट जल्दी करनी है, वो इधर लिखी होती है। एचओ ने वो पढ़नी होती है, वो मेडिकेशन उसने जो भी यहाँ लिखी होती है वो इधर ट्रीटमेंट शीट पे एंटर करनी होती है, और स्पेशल इंस्ट्रक्शंस को अपने जहन में फिक्स करना होता है। और जितनी भी यहाँ पर फाइंडिंग्स है और ऑपरेशन, वो उसने अपने प्रोग्रेस नोट्स में लिखना होता है। यहाँ प्रोग्रेस नोट्स में वो लिखेगा कि पेशेंट रिसीव्ड फ्रॉम ओटी इतने बजे इस डेट को, ऑपरेशन का नाम, पर ऑप फाइंडिंग्स ये थी, ठीक है, और वाइटल्स डाल देगा। ऑपरेशन के बाद ये एचओ का काम होता है कि यहाँ पर उसने ये सब कुछ करना होता है, ठीक है। रिसीविंग वाइटल्स डालने हैं, उसके बाद उसने जो ऑपरेशन का नाम था वो लिखना होता है, पर ऑप फाइंडिंग्स लिखनी होती है, और अपने से नहीं लिखनी होती, पीछे से कॉपी करनी होती है। जो यहाँ लिख के पीजी या एसआर की तरफ से आती है वो कॉपी करनी है, ठीक हो गया जी। इधर और हाउस ऑफिसर का इधर लिखने वाला कोई काम नहीं है। ये ब्लड प्रोडक्ट ट्रांसफ्यूजन नोट्स भी हमारे यहाँ नहीं बिल्कुल भी डाले जाते, ना डायलिसिस से इधर कोई ताल्लुक है। ये आखिरी पेज इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, जो भी आप पेशेंट की लैब्स कराते हैं वो लैब्स आप यहाँ पर साथ साथ एंटर करते हैं। सपोज मेरे पास पेशेंट जिस दिन आया था, 10 डेट थी उस दिन मैंने पेशेंट की सारी बीएलआईज भेजी। बीएलआईज में ब्लड सीपी, एलएफटी, आरएफटी, इलेक्ट्रोलाइट्स और पीटीए पीडीटी आते हैं। उसका जो रिपोर्ट आएगी वो मैं यहाँ पर डेट ऊपर डालूंगी और मैं यहाँ पर सारी चीजें एंटर करूंगी। एचबी, प्लेटलेट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं यहाँ पर से, एचबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और इसके बाद ये सारों में से जो जो आपने करवाया है। उसके बाद जिस डेट को आप करेंगे वो डेट एंटर करके साथ साथ इधर एंटर करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आपने एक रिकॉर्ड देखना होता है पेशेंट का कि पहले क्या चल रहा था और अब क्या स्टेटस है। सपोज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के पेशेंट है तो डेफिनेटली शुड बी नोइंग कि ये स्टेटस चल रहा है। तो दोनों तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कि हमें अगर नहीं पता होगा कि क्या है पेशेंट का स्टेटस चल रहा है एक्यूट कोली के, तो हम कभी उसको अच्छे से जज नहीं कर सकते। तो इसलिए लैब्स आपकी जो इंटरव्यू होते हैं ना उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब आखिर में क्या होता है, ये वाली जो आखिरी पेज है ना, ये आपने तब फिल करना होता है जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, क्योंकि ये है बेसिकली अस्पताल और अमला सहूलियात के बारे में मरीज की क्या राय है। तो मरीज से पूछ के राय, तारीख, नाम और ये सब कुछ तो लिख लेंगे, और उसके बाद आप मरीज से पूछेंगे क्या वो सहूलियात से मुतमईन है और रवैये से मुतमईन है या नहीं, और वगैरह वगैरह, और इनमें उसका दस्तखत या अंगूठा लगवाना होता है। ये डिस्चार्ज के टाइम की बात है। तो यहाँ पर फाइल खत्म होती है। किसी कोई मसला हो कैन आस्क मी। थैंक यू।